यूरोप में राष्ट्रवाद, ये विश्व इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। आइए इस पर एक त्वरित दृष्टि डालें। राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद 19वीं सदी में यूरोप में शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरा। ये सामंती व्यवस्था और साम्राज्यवाद के खिलाफ लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग पर आधारित था। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार की नींव रखी, जिसके के मुख्य पहलू रहे। पहला, लोकतंत्र और समानता का प्रसार, इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य की बात रखी गई। दूसरा, राजनीतिक प्रतीकों का निर्माण, इसमें राष्ट्रीय ध्वज जो एकता का प्रतीक हो, राष्ट्रगान के रूप में ला मार्सेलीज ने देशभक्ति का संदेश दिया। राष्ट्रीय मुद्रा और कैलेंडर स्वीकृति हुआ जो पूरे राष्ट्र को जोड़ने के लिए था। तीसरा, राजशाही का अंतः, सम्राट के स्थान पर नागरिकों को राष्ट्र का सर्वोच्च स्वामी माना गया। चौथा, नेपोलियन के कार्यों ने भी राष्ट्रवाद के निर्माण में योगदान दिया। नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को फैलाया। नेपोलियन संहिता ने समान कानून, संपत्ति के अधिकार और सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त किया। 1815 का वियना सम्मेलन। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोपीय शक्तियों ने 1815 में वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे यूरोप में सत्ता का संतुलन बनाए रखना, सामंती राजाओं की पुनर्स्थापना, राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलनों को दबाना। इस सम्मेलन से राष्ट्रवाद को कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन यह और भी तेजी से बढ़ी। यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद ने कई जगह आंदोलन का रूप लिया। इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप कई नवीन राष्ट्रों का निर्माण हुआ। प्रमुख आंदोलन थे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ग्रीस की स्वतंत्रता, पोलैंड और अन्य क्षेत्रों में आंदोलन। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी कई छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। प्रशा ने इस एकीकरण का नेतृत्व किया। इस एकीकरण के मुख्य नेता थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। इन्होंने लौह और रक्त की नीति के तहत युद्धों के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क की नीतियों से 1871 में जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। इटली का एकीकरण। 19वीं सदी की शुरुआत में इटली भी छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इसके एकीकरण में 3 प्रमुख नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर एकीकरण को संभव किया। वो नेता थे ग्यूसेप मैजिनी, जिसने यंग इटली आंदोलन की संस्थापना की, काउंट कावूर, जिसकी उत्तरी इटली के एकीकरण में भूमिका थी, ग्यूसेप गैरीबाल्डी, इसने दक्षिणी इटली को एकीकृत किया। 1861 में इटली का एकीकरण हुआ और विक्टर इमैनुएल द्वितीय को राजा बनाया गया। ग्रीस की स्वतंत्रता। ग्रीस ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। ग्रीस के लोगों ने 1821 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। 1832 में ग्रीस स्वतंत्र हुआ। पोलैंड और अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन हुए। पोलैंड, हंगरी और बाल्कन क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद के तहत स्वतंत्रता की मांग बढ़ी। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद और तनाव। बाल्कन क्षेत्र में विविध जातीय समूह जैसे स्लाव, ग्रीक, अल्बेनियाई, रोमानियन आदि निवास करते थे। इन क्षेत्रों की समस्याएं थीं जैसे ये सभी समूह अपनी स्वतंत्रता चाहते थे। शक्तिशाली देश रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी अपने साम्राज्य का विस्तार इन क्षेत्रों में करना चाहते थे। इस क्षेत्र में संघर्षों ने पूरे यूरोप में तनाव पैदा किया जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। राष्ट्रवाद के प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में राजनीतिक एकीकरण के द्वारा इटली और जर्मनी जैसे राष्ट्र राज्य बने। साम्राज्यवाद का उदय हुआ। बड़ी शक्तियों ने अपने साम्राज्य को विस्तार देने की होड़ शुरू की। सामाजिक प्रभाव में समान भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर लोगों के बीच एकता बढ़ी। लोकतंत्र और स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई। आर्थिक प्रभाव में राष्ट्रीय बाजारों का निर्माण हुआ। उद्योगों का विकास और व्यापार में वृद्धि हुई। साथ ही युद्ध और संघर्ष भी हुए। राष्ट्रवाद ने प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष को भी जन्म दिया। बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष और यूरोप के राष्ट्रवादी आंदोलन ने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद। आशा है ये प्रस्तुति आपके विश्व इतिहास के समझ के लिए उपयोगी होगी। कृपया इसे लाइक एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।